बैरिस्टर अंबेडकर और उनकी वकालत भाग 2। अछूतोद्धार आंदोलन का संचालन ईमानदारी से नहीं हो रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इच्छा थी कि दलित लोग स्वयं ही अपने आंदोलन का संचालन करें। वह चाहते थे कि अछूतों में आत्मसम्मान की भावना पैदा हो और वे भरोसे के साथ जिएं। देश के विभिन्न भागों में हो रहे दलित आंदोलनों तथा घटनाओं का भीमराव बड़े ध्यान पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने रामस्वामी नायकर द्वारा प्रारंभ अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह की प्रशंसा की और अपनी पत्रिकाओं में उसका विवरण प्रकाशित किया। दलितों का ध्यान डॉक्टर अंबेडकर के आत्म उत्थान के नारे की ओर आकर्षित हो रहा था। अप्रैल 1925 में उन्होंने जेजुरी नामक स्थान पर एक ग्राम सभा में भाग लिया और अछूतों से कहा कि वे अपने बसने के लिए बंजर भूमि की मांग करें ताकि वे सम्मानित नागरिकों की तरह जीवन यापन कर सकें। जहां कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर गए, स्त्री पुरुष भारी संख्या में उनके दर्शन हेतु इकट्ठे होते थे। निर्धनता से पीड़ित अछूत भाई बहन फटे पुराने कपड़ों में ही आया करते थे। बहुत सी स्त्रियों के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते थे। इन असहाय चेहरों को देखकर डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दुख होता था। ऐसी अवस्था देख अंबेडकर उनसे कहते थे, अरे तुम कितने दुर्दशा में हो। तुम्हारे असहाय चेहरे देखकर और तुम्हारे दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय रोता है। तुम अपने ऐसे दीनहीन जीवन से दुनिया के दुख दर्द क्यों बढ़ाते हो? तुम अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों न मर गए? अब भी मर जाओ तो तुम संसार पर बड़ा उपकार करोगे। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिंदा दिल बनकर जियो। इस देश के अन्य नागरिकों को मिलता है वैसा अन्न, वस्त्र और मकान तुम्हें भी हासिल हो। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा। शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वकालत बहुत ही ठंडी रही। अन्य साथी वकीलों ने उनका स्वागत नहीं किया बल्कि उनका विरोध किया। उनके विरुद्ध ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि कोई वकील उनके पास नहीं आता था। यहाँ तक कि कोर्ट में बैठने के लिए उन्हें कुर्सी भी नहीं मिलती थी। मिस्टर जिनवाला की सहायता से कोर्ट में बैठने के लिए उन्हें मुश्किल से एक स्थान मिला। वकालत के प्रारंभिक दिनों में अंबेडकर ने बड़े बुरे दिन देखे। एक ओर कभी कभी तो उनको पानी पीकर ही रहना पड़ता और दूसरी ओर उनका सारा परिवार परेशान रहता था। उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पाता था। उनकी पत्नी रमाबाई में बड़ा स्वाभिमान था। दिन काटने के लिए वह भी संतोष से रहती थी। अपने पड़ोसियों से उधार मांगना उन्हें पसंद नहीं था। फिर भी एक दिन उन्हें अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। डॉक्टर अंबेडकर कोर्ट जाते और खाली हाथ लौट आते। वकालत से उनकी कोई कमाई नहीं हो पा रही थी। व्यापक जन संपर्क तथा सभाएं करने के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर की वकालत के अच्छे दिन आने लगे। इसी बीच उनके पास एक महत्वपूर्ण मुकदमा आया जिसने उनकी वकालत को और भी चमका दिया। पूना के कुछ ब्राह्मणों ने 3 गैर ब्राह्मण नेताओं पर मुकदमा दायर किया था कि उन्होंने एक पर्चा प्रकाशित करवाकर जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों ने भारत को तबाह कर दिया, ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। ब्राह्मणों की ओर से पूना के प्रसिद्ध वकील भीपतकर थे। जब वह मुकदमा सेशन जज के सामने आया तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी योग्यता पूर्वक ढंग से अभियुक्तों की वकालत की और अक्टूबर 1926 में वे उस मुकदमे में विजयी हुए। व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से इस विजय का महत्व बड़ा व्यापक था, न केवल डॉक्टर अंबेडकर के लिए बल्कि संपूर्ण दलित वर्गों के लिए। एक बैरिस्टर के रूप में अब अंबेडकर धीरे धीरे चमक रहे थे। वे बंबई हाईकोर्ट की पिछली कतार से प्रथम कतार में आने का प्रयास कर रहे थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास ज्यादातर ऐसे ही मुकदमे आते जिनमें जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती, और होती भी थी तो बहुत कम। परंतु बैरिस्टर अंबेडकर अपनी योग्यता एवं ठोस तर्कों से उन्हें जीत लिया करते थे। अब उन्होंने प्रथम मुकदमा जीता तो उनकी श्रमिक बस्ती में बड़ी खुशियां मनाई गई और बंबई के कोने कोने में उनका नाम फैल गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब भी उसी चाल में रहते थे जहां वह अपने माँ बाप के समय से रह रहे थे, जहां उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। अधिकांशतः वहां मजदूर लोग रहते थे जिनके पास जीवन निर्वाह के साधन बहुत कम थे। पास की ही एक इमारत में जो बंबई सोशल सर्विस लीग की थी, उसमें भीमराव का एक छोटे से कमरे में ऑफिस था। बड़े बड़े लोग उनसे मिलने वहां आया करते थे। सूचना देकर जब कोई बड़ा आदमी वहां आता था तब वे अधिकतर अपने निवास स्थान पर पूर्ण वस्त्र पहने मिला करते थे। अपने कमरे के दलान में वे उन सभी से मिला करते थे जो उनसे मिलने आते थे। मेहमानों का सदा बेंचों पर ही बैठना पड़ता था। एक दिन महाराजा कोल्हापुर यूं ही अचानक उनके निवास स्थान पर आ टपके। भीमराव सिटपिटाते हुए अपने कमरे से दौड़े और ड्रेस पहनकर आए। तब महाराज का स्वागत किया और उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में बैठाया। उनके कमरे में सफाई एवं सादगी रहती थी। एक दिन म्युनिसिपल ऑफिसर ने अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा स्कीम के उद्घाटन के लिए एक सभा बुलाई जो अंबेडकर के ऑफिस के सामने हुई। मुस्लिम नेता मौलाना शौकत अली भी वहां आए हुए थे जो भीमराव से भी मिले। अली साहब मोटे थे। भीमराव ने हंसते हुए उनसे कहा कि वे अपने विशाल शरीर को सभा समाप्त होने तक एकत्र भीड़ में संभाल कर रखें, अन्यथा कहीं किसी से टकराव ना हो जाए। बैरिस्टर होने के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अन्य दूसरे काम भी करते थे। कुछ ऐसे अवसर भी आए जब वे शिक्षा के क्षेत्र में फिर से जा सकते थे अथवा विधान परिषद या बंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य मनोनीत हो सकते थे। समय उनके पक्ष में नहीं था और आशा निराशा के दिन तो चल ही रहे थे। असहायता की भावना ने उनके हृदय पर आशंकी रूप से छाया डाल रखी थी। वे घंटों तक बेंच पर बैठे, नंगे शरीर, एक लंगोटी पहने, बिना हिले डुले विचारों में डूब जाते थे। वे नई रोशनी की तलाश में लीन रहते थे। नीले आसमान की ओर घंटों ताकते रहते और फिर दो बेंचों को मिलाकर उन पर ही सो जाते थे। फिर भी वे कभी परेशान नहीं होते थे। एक योगी की भांति वे अपना समय चिंतन, तपस्या एवं साधना में व्यतीत करते थे। भीमराव ने अपने जीवन में कई मुसीबत एवं निराशा के क्षणों का सामना किया। दुख से पीड़ित नंगे भूखे लोग उनके पास मुकदमों के संबंध में आया करते थे। वे उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुनते और उनकी कठिनाइयों का निवारण करते थे। वे स्वयं भी उनकी दयनीय स्थिति को देखकर पिघल जाया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही बात कहने में किसी से नहीं हिचकिचाते थे। वे अपने दलित लोगों को भी डांटते व समझाते रहते ताकि वह लोग मांस मदिरा त्याग दें, बच्चों को पढ़ाएं और सफाई से रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम और काम दोनों ही समाज एवं राजकीय क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करते जा रहा था। आर्थिक दृष्टि से भीमराव की स्थिति अच्छी नहीं बन पा रही थी। धनाभाव की स्थिति में भी वे प्रगति की दिशा में निरंतर बढ़ते गए और यहीं से उनकी अपनी दलित समाज के लोगों के हित के लिए लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई का मुकाबला उन्होंने अपनी बल बुद्धि, धीरज एवं धर्म के साथ किया। यह उनके लिए एक और भारी चुनौतियों का दौर था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।